एक गांव में तारा नाम की लड़की रहती थी। तारा अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। तारा के पिता एक मछुआरे थे। वो प्रतिदिन नदी किनारे मछली पकड़ने जाया करते थे और शाम को मछलियों को बाजार में बेच आते थे। ऐसे ही उनके घर का गुजारा चलता। आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। 2 दिन से मछलियाँ नहीं पकड़ी है बेटी, और आज भी काम पर नहीं गया तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा। इतना कहकर सुरेश नदी के किनारे पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश के घर पंडित जी आकर कहते हैं, सुरेश, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। आइए बैठिए पंडित जी। बेटी तारा, जरा पंडित जी के लिए चाय पानी का बंदोबस्त तो करना। कहिए पंडित जी, क्या खुशखबरी है? तारा बिटिया के लिए रिश्ता आया है। पिछले सप्ताह जमींदार की बेटी का रिश्ता करवाने पड़ोसी गांव के विनोद बाबू के घर गया था, तो बातों बातों में तारा बिटिया की फोटो भी उनके सामने आ गई। तो बस उन्होंने तारा बिटिया को देखते ही पसंद कर लिया। ये सुनते ही सुरेश बहुत खुश होता है। आपने तो आज का दिन धन्य कर दिया पंडित जी, लेकिन वह लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में जाएगा, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा कहते हुए सुरेश पंडित को दक्षिणा देता है। तारा भी पंडित जी के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। नाश्ता पानी करने के बाद पंडित सुरेश से कहता है, तारा बिटिया के हाथों में तो जादू है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन करके मन को शांति मिली। खुश रहो बिटिया। पंडित जी, बात आगे बढ़ाइए, जरा लड़के वाले से हमें भी तो मिलवाइए। हाँ सुरेश बाबू, कल ही उन्हें आपके घर बुला लेता हूँ। पंडित जी के जाने के बाद सुरेश अपनी बेटी तारा को उसके शादी तय होने की खबर सुनाता है। ये सुनकर तारा शर्मा जाती है और अगले दिन विनोद बाबू अपने बेटे माधव और पत्नी उर्मिला के साथ सुरेश के घर पहुंचते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद विनोद बाबू सुरेश से कहते हैं, देखिए सुरेश भाई साहब, अब हमारे मन में कोई लालच तो है नहीं, ये तो सब जानते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि शादी में किसी प्रकार की कमी ना रहे। बदले में हम दहेज की मांग भी नहीं कर रहे। जी भाई साहब, मैं जानता हूँ, वरना भला आप हमारे घर रिश्ता क्यों जोड़ते हैं? आप चिंता ना करें, मेरी तरफ से शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैंने तो तारा बिटिया की फोटो देखते ही उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मेरी होने वाली बहू में तो कोई कमी ही नहीं है। माधव को भी तारा बहुत पसंद थी। रिश्ता तय होने के बाद विनोद बाबू अपने परिवार के साथ अपने घर चले जाते हैं। शादी में केवल 1 महीना ही रह गया था। आज सुरेश बहुत जल्दी उठ गया था। पिताजी, इतनी जल्दी उठकर कहाँ जा रहे हैं? बेटी, अब तो तेरी शादी भी तय हो चुकी है और लड़के वालों ने कहा है कि शादी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। जी पिताजी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। आपको आराम भी तो करना है। हाँ हाँ, आराम भी होता रहेगा। ये कहकर सुरेश नदी किनारे मछली पकड़ने निकल पड़ता है। अब सुरेश सुबह जल्दी काम पर जाने लगा था और शाम को देर से घर लौटने लगा था। सुरेश दिन रात मेहनत करके मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचता था। ज्यादा मेहनत करने की वजह से सुरेश की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और कुछ दिनों बाद सुरेश इस हद तक बीमार हो जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बस कीजिए पिताजी, आज से आप नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन बेटी, अगर मैं ही घर पर बैठ गया तो घर कैसे चलेगा? तेरी शादी भी तो करनी है। मैं आपकी देखभाल करूंगी और आपके बदले मैं ही नदी किनारे मछली पकड़ने जाया करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं, आपका सहारा बनकर दिखाऊंगी। इतना कहकर तारा अपने पिता को दवाइयाँ खिलाकर नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने चली जाती है। लेकिन सुरेश की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से पिछले कुछ दिनों में सुरेश ने दिन रात की मेहनत से जो भी जमा पूंजी इकट्ठा की थी, वो सब सुरेश की दवाइयों में खर्च होने लगी। अब तो जमा पूंजी भी खत्म होने लगी है बेटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ही सब कुछ खराब करने की वजह बनूंगा।
ये कैसी बातें कर रही हो आप पिताजी? बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं शादी कैसे करूंगी? तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो बेटी। तारा ने अपने पिता को ये एहसास नहीं होने दिया कि घर में राशन भी खत्म हो रहा है। तारा नदी में मछली पकड़ती हुई कह रही थी, पिताजी शादी की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे, इसलिए आज उनकी ये हालत है। मैं भी ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाती हूँ। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। एक ही बार में मदद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जमींदार जी से भी उधार कैसे मांगू? जब से मेरी शादी माधव से तय हुई है तब से जमींदार जी की बेटी मुझे दुश्मन समझती है। बस पिताजी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। शाम को तारा घर लौट रही थी कि तभी वो देखती है कि नदी में एक पेड़ उग रहा है। तारा नदी में पेड़ उगता हुआ देख बहुत हैरान हो जाती है। ये क्या, एक पेड़, वो भी नदी में? उसके बाद तारा एक नाव की सहायता से उस पेड़ के नजदीक जाती है तो वो देखती है कि वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। वो पेड़ एक लहंगे का जादुई पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे लहंगे उगे हुए थे। तारा इस चमत्कार को देखकर हैरान थी कि तभी उसे एक आवाज आती है, तो इस बार की वो भाग्यशाली लड़की तुम हो जिसे मेरे लहंगे पहनने का अवसर मिलेगा। पेड़, क्या आप बोल सकते हो? मेरे आसपास तो कोई नहीं है। इसका मतलब आप ही मुझसे बात कर रहे हो? मैं 1000 साल में एक बार इस नदी में सबके सामने आता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मुझ तक पहुँच पाते हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने पेड़ से एक लहंगा देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि आप फरिश्ते के रूप में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। चिंता मत करो तारा, तुम मेरे पेड़ से एक जादुई लहंगा ले लो। उसे पहनकर तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ महाराज। इतना कहकर तारा उस पेड़ से एक लहंगा ले लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। तारा के पिता आराम कर रहे थे, इसलिए तारा उन्हें उनकी नींद से नहीं जगाती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर तारा वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनने के बाद तारा कहती है, मेरे पिताजी की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाए और हमारा ये पुराना घर नए घर में बदल जाए। तारा के इतना कहते ही तारा को बाहर से उसके पिता की आवाज आती है। आवाज सुनकर तारा अपने पिता के पास फौरन चली जाती है। वो देखती है कि उसके पिता अच्छे भले खड़े होकर इधर से उधर चल रहे हैं। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बिटिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगता कि मानो कोई चमत्कार हो गया हो। ये सुनते ही तारा समझ जाती है कि ये सब जादुई लहंगे का ही कमाल है। तभी उनका घर एक आलीशान घर में परिवर्तित होने लगता है। ये सब देखकर सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तारा सुरेश को जादुई लहंगे के बारे में बताती है। मैं इतने सालों से उस नदी में मछलियाँ पकड़ता आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी को वो पेड़ नजर नहीं आया। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी। उसके बाद तारा जादुई लहंगे से पैसे भी मांग लेती है। उन पैसों से तारा की बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां होती है। शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर विनोद सुरेश से कहते हैं, सुरेश, हमें तो लगा ही नहीं था कि इतने कम समय में आप शादी के इतने सारे इंतजाम कर देंगे, वो भी इतने अच्छे से। बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेरी एक ही बिटिया है। मेरी बिटिया बहुत भाग्यशाली है भाई साहब। हाँ भाई साहब, हम भी तो यही चाहते हैं कि आपकी बेटी के शुभ कदम जल्दी से हमारे घर में पड़े। उसके बाद माधव और तारा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब तारा को उसके ससुराल में गरीब होने के ताने मिलने लगे थे। किसी भी नई चीज को तारा की गरीबी से जोड़ा जाता था। अरे बहू, इसे गीजर कहते हैं। अब तुम्हारे मायके में तो तुमने ये कभी देखा नहीं होगा। ऐसे ही तारा सबकी बातें सुनती थी। कुछ दिनों बाद उनके घर में शहर से कुछ मेहमान आए। तारा की सास उससे कहती है, बहू,
शहर वाले मामा जी का परिवार आया है। वो लोग गांव का देहाती खाना नहीं खाते, वो सिर्फ शहरी कॉन्टिनेंटल फूड ही खाते हैं। तुम बना लोगी ना? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना बोलकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। अब तारा सोच में पड़ जाती है कि वो इतना सब कुछ कैसे बनाएगी। इस तरह के खाने के बारे में तो मैंने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था। मेरे पास समय भी बहुत कम है, मैं इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी। तभी तारा को अपने जादुई लहंगे का ख्याल आता है और तारा फौरन अपना जादुई लहंगा पहनकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। लहंगा पहनते ही ऐसा लग रहा था कि मानो तारा में कुछ अद्भुत शक्तियाँ आ गई हो। तारा ने देखते ही देखते वो भोजन भी बना लिया जो तारा ने कभी खाया भी नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मैंने बनाया है, वो भी इतनी जल्दी। ये सब देखकर घर आए मेहमान बहू पर बहुत खुश होते हैं और तारा की बहुत तारीफ करते हैं। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना था। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसा कॉन्टिनेंटल फूड तो मैंने किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा जैसा आज तुम्हारे हाथों से खा रहा हूँ। मैं ना कहती थी, मेरी बहू लाखों में एक है। तारा मन ही मन सोचती है, वाओ, इस जादुई लहंगे से तो मैं अपने काम आसानी से कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये लहंगा मेरा हर कदम पर साथ निभाएगा। शुक्र है उस पेड़ का। गरीब परी बहू। सुबह सवेरे शिव जी के मंदिर में सावित्री हर रोज की तरह जब फूलों की माला बेचने पहुंची, तब उसे मंदिर की सीढ़ियों में जोर जोर से किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। वो सीढ़ियों के पास गई और बच्ची को गोद में उठाते हुए बोली, अरे ये बच्ची किसकी है? मंदिर की सीढ़ियों में इस तरह से कौन इस मासूम को छोड़कर चला गया? ये कहते हुए सावित्री ने मंदिर में मौजूद सभी लोगों से पूछा, लेकिन उस बच्ची के माता पिता का कहीं पता नहीं चला। मासूम बच्ची को देखकर सावित्री की ममता जाग उठी। सावित्री का इस दुनिया में कोई नहीं था। पति के गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे, इसलिए उस बच्ची को भगवान का उपहार समझकर सावित्री आंचल में छिपाए अपने घर ले आई। सावित्री ने उस बच्ची का नाम रखा नायरा। सावित्री उस बच्चे की अपनी बेटी की तरह देखभाल करने लगी। धीरे धीरे वक्त का पहिया बीतने लगा। अब नायरा बड़ी हो चुकी थी। बड़ी होने के साथ साथ वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं सावित्री अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए नायरा फूलों की माला बनाकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर बेचने लगी। फिर एक दिन अचानक सावित्री की सांसें उखड़ने लगी। तब उसने नायरा को अपने पास बुलाया और सारी सच्चाई बताते हुए बोली, नायरा बिटिया, अब मैं चंद पल की मेहमान हूँ, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई माँ? यही कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ बेटी। तुम मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ही मेरी माँ हो। कह दो ये सब झूठ है। यही सच है बिटिया। ये कहते हुए सावित्री ने अपनी अंतिम सांस ली। माँ के इस तरह अचानक गुजर जाने के बाद नायरा बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से नायरा ने अपने आप को संभाला और सुबह सवेरे मंदिर की सीढ़ियों के बाहर फूलों की माला बेचकर अपना गुजर बसर करने लगी। ऐसे ही एक दिन नायरा मंदिर के बाहर बैठकर फूलों की माला बेच रही थी। तभी मंदिर के सामने से अचानक तेज रफ्तार कार गुजरी और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। ये देख नायरा दौड़े दौड़े उस कार के पास गई। उस कार के अंदर दीपक नाम का एक सुंदर नौजवान था। सर पर चोट लगने के कारण बेहोश पड़ा हुआ था। नायरा का घर मंदिर के पास ही था, इसलिए वो दीपक को किसी तरह अपने घर ले आई
और उसके जख्मों पर घर पर रखी जड़ी बूटियों को पीसकर लेप लगाया। कुछ देर बाद जब दीपक को होश आया तो नायरा से वो पूछने लगा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? जी आपका एक्सीडेंट हो गया था। सर पर चोट लगने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने आपके चोट पर लेप लगा दिया है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ परेशान हो रही होगी। इतना बोलकर दीपक वहाँ से चला गया। दीपक जब अपने घर पहुँचा तब दीपक की माँ बबीता परेशान होते हुए बोली, अरे बेटा, ये तेरे सर पर चोट कैसी लगी? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं माँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। आप चिंता मत करो, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। दीपक अपने कमरे में चला गया, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने बस नायरा ही दिखाई दे रही थी। फिर सुबह होते ही दीपक नायरा से मिलने उसके घर गया। अरे आप यहाँ? अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना। मैं बहुत गरीब हूँ और फूलों की माला बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन बिता रही हूँ, और आप पैसे वाले। क्या आपके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम चिंता मत करो। वो हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। प्लीज अब तो हाँ कर दो। नायरा ने सर हिलाते हुए दीपक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद दीपक नायरा को अपने साथ घर ले आया। बबीता ने जब अपने बेटे दीपक के साथ नायरा को देखा तो बोली, अरे बेटा, ये अपने साथ तो किसे ले आया? माँ, ये नायरा है। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। आप बस हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। क्या कहा बेटा? तूने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए? मुझे एक बार तो बता दिया होता अपनी पसंद के बारे में। मैं धूमधाम से तेरी शादी करती। खैर कोई बात नहीं। वैसे इस लड़की के माता पिता कौन है? कहाँ रहते हैं? इतने में नायरा अपने बारे में बबीता को सारी बात बताती है। नायरा की बात सुन बबीता हैरान रह गई और मन ही मन गुस्से से सोचने लगी, मेरे बेटे को यही गरीब फूल वाली मिली थी। जरूर इस लड़की ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। मैं इसे इस घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, जाओ, तुम दोनों बहुत थक गए होंगे। जाकर अपने कमरे में आराम करो। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद दीपक को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहीं बबीता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे ओ महारानी, आराम फरमा लिया है तो जल्दी से बाहर आ। जब देखो सारा दिन भर सोती रहती है। क्या हुआ माँ जी? बताइए, क्या काम करना है? मैं अभी कर देती हूँ। बोल तो ऐसे रही है जैसे घर का सारा काम खुद ही करती हो। मैंने नौकरानी की छुट्टी कर दी है, वो अब काम पर नहीं आएगी, इसलिए घर का सारा काम अब तू ही करेगी। बहुत दिन से स्टोर रूम की सफाई नहीं हुई है। झाड़ू उठा और जाकर स्टोर रूम की सफाई कर। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर स्टोर रूम की सफाई करती हूँ। इतना बोलकर नायरा जैसे ही सफाई करने स्टोर रूम में गई, तभी चुपके से बबीता ने स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद नायरा को घुटन महसूस होने लगी और वो दरवाजे की ओर बढ़ी। नायरा ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? माँ जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? अगर आप बाहर हैं, तो कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए। तभी बाहर खड़ी बबीता गुस्से से बोली, तेरी औकात स्टोर रूम में रहने की है, अब तू हमेशा के लिए यहीं पर रहेगी। इतना कहकर बबीता वहाँ से चली गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। स्टोर रूम में बेचारी नायरा भूख और प्यास से तड़प रही थी। माँ जी, दरवाजा खोलो, मेरे यहाँ दम घुट रहा है।
मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन भगवान के लिए दरवाजा खोल दो माँ जी, वरना मैं मर जाऊंगी। बबीता गुस्से में दरवाजा खोलते हुए बोली, तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब तो तेरी अकल ठिकाने आ ही गई होगी। अभी भी समय है, इस घर को छोड़कर चली जा, नहीं तो तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी। चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ और आपके बेटे की पत्नी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नायरा की बात सुन बबीता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लगता है ये ऐसे नहीं जाएगी, मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उस दिन से बबीता नायरा के ऊपर दिन रात अत्याचार करने लगी, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी करती। लेकिन नायरा सब दर्द सहन करके अपनी सास बबीता का अत्याचार सहकर उस घर में रहने लगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, इतने जुल्म कर रही हूँ फिर भी करमजली इस घर को छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब मैं क्या करूँ? दीपक के घर लौटने से पहले इसे घर से बाहर निकालना ही होगा। ये ऐसे नहीं जाएगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर कुछ सोचते हुए बबीता नायरा को आवाज देते हुए बोली, कहाँ मर गई? आराम फरमा लिया है तो बाहर आ और बाजार जाकर ताजे ताजे हरी सब्जियां लेकर आ। पर माँ जी, मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिज में देखा था, फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है। वो सारी सब्जियां बासी और सूख चुकी है। अब तो क्या मुझे बासी सब्जी खिलाएगी? ठीक है माँ जी, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। पता चले तो पैसे लेकर फरार हो जाए। इतना बोलकर बबीता नायरा को लेकर घर से बाहर निकली। थोड़ी दूर चलने के बाद बबीता घाटी की ओर जाने लगी। इतने में नायरा बोल पड़ी, माँ जी, हम तो बाजार जा रहे थे, फिर आप यहाँ कहाँ जा रही हो? यहाँ तो सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मेरा घूमने का मन कर रहा था, समझी? अब चुपचाप मेरे साथ चल, मुझे मत सिखा मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ये कहते हुए बबीता ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अरे वाह, यहाँ से नजारा कितना अच्छा लग रहा है। अरे तू दूर क्यों खड़ी है? तू भी यहाँ आकर देख, तुझे यहाँ से स्वर्ग दिखाई देगा। अपनी सास बबीता की बात मानकर नायरा भी पहाड़ी से नीचे देखने लगी। तभी मौका पाकर बबीता ने नायरा को पहाड़ी से धक्का दे दिया और इससे पहले कोई उसे देख ले वो भागी भागी घर लौट आई। ऐसे तो वो करमजली मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा किया मैंने जो उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, अब हमेशा के लिए उसे पीछा तो छूटा। वहीं दूसरी तरफ नायरा जब पहाड़ियों से नीचे गिर रही थी तभी अचानक उसके पंख निकल आए और वो उड़ने लगी। ये देख नायरा को बड़ी हैरानी हुई। अरे मैं उड़ कैसे रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर बाद नायरा उड़ते हुए जैसे ही जमीन पर आई तभी उसके हाथ में चमचमाती हुई छड़ी आ गई। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले ये पंख और अब ये छड़ी। नायरा ये कह रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक परी प्रकट हुई और बोली, नायरा, मैं परीलोक की रानी परी आलिशा हूँ और तुम मेरी बेटी हो। अब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परी कैसे हो सकती हूँ? मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आज से 20 वर्ष पहले सभी परियां हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन एक दिन अचानक पाताल लोक में रहने वाले चुड़ैलों ने हम पर हमला कर दिया। कुछ परियां मारी गईं और कुछ परियों को चुड़ैलों ने धोखे से पिंजरे में कैद कर दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें पृथ्वीलोक छोड़ गई थी। लेकिन नायरा बेटी, अब परीलोक में सब कुछ ठीक हो गया है और तुम 20 वर्ष की भी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ मिल चुकी हैं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आओ बेटी, परीलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
नहीं रानी माँ, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपना जीवन अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ परीलोक वापस नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बार तुम हमारे साथ परीलोक चलो। परीलोक के सभी परियां तुम्हें एक बार देखना चाहती हैं। ठीक है रानी माँ, चलिए। इतना बोलकर नायरा रानी परी के साथ परीलोक चली गई। सभी परियां नायरा को देखकर बहुत खुश हुई। नायरा भी सभी परियों के साथ घुल मिल गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। नायरा को अपने ससुराल की याद आने लगी। फिर वो रानी माँ से आज्ञा लेते हुए बोली, रानी माँ, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए। ठीक है नायरा बेटी, अपना ध्यान रखना। नायरा रानी परी और बाकी परियों से विदा लेकर पृथ्वीलोक वापस चली गई। फिर नायरा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि वहाँ अब कोई नहीं रहता। नायरा ने आस पड़ोस में बहुत पूछताछ की, लेकिन उसे अपने सास बबीता और अपने पति दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर नायरा एक बाजार से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक फटे पुराने कपड़ों में खड़ी औरत पर गई, जिसे देखकर नायरा चौंक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास बबीता थी। अरे माँ जी, आप ऐसी हालत में, और दीपक जी कहाँ है? नायरा, तुम जिंदा हो? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। चलो मेरे साथ, दीपक बेटा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। ये कहते बबीता नायरा को अपने साथ टूटी फूटी झोपड़ी की ओर ले गई। वहाँ पहुंचकर नायरा ने जब दीपक को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि दीपक का एक पैर टूट चुका था। माँ जी, ये सब क्या हो गया? आप लोगों की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? बहू, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। दीपक का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और जब शहर से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। अब मेरा बेटा चल फिर भी नहीं सकता। मेरे कर्मों का फल मेरे बेटे को भी भुगतना पड़ रहा है। और बहू, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप मेरी माँ समान हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर नायरा ने अपनी जादुई छड़ी से दीपक का पैर ठीक कर दिया, साथ ही टूटी फूटी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। बबीता ये देखकर चौंक गई और बोली, अरे बहू, ये सब तुमने कैसे किया? माँ जी, क्योंकि मैं एक परी हूँ, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ ठीक कर दिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब बबीता नायरा को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी और सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।